हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट हिमांशु तिवारी। अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें कवर किया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है और जिसमें प्रियम्बल की बात कर ली गई है और आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, और 5 to 11 अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। वो होता है फंडामेंटल राइट्स। ये मेजरली अगर एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली ये 50 to 70% अगर कहें तो ये कवर करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इस वजह से इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें हमारी कुछ भी चीज़ें ना बचें। और जब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें किसी वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी वीडियो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 आज हम लोग केवल पढ़ने वाले हैं इसमें, क्योंकि आर्टिकल 12 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी चीज़ समझने के लिए भी। देखने में आर्टिकल बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट जब आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर रहा है, मैं एडवोकेट हिमांशु तिवारी हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और ये मेरी ईमेल आईडी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेट को डेफिनेशन एक दी गई और बताया गया स्टेट हम किसे मानेंगे, ठीक है। कह रहे हैं हम स्टेट किसे मानेंगे, किसके पास ये पावर है। तो पहले हम लोग इसकी बेयर एक्ट की कह सकते हैं कि इसकी हम लोग वर्डिंग देखते हैं क्या है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर। इस पार्ट में, इस विषय के अलावा, द स्टेट इंक्लूड, जो स्टेट वर्ड है इंक्लूड करता है, समाहित करता है किन किन चीज़ों को। द गवर्नमेंट, जो भी सरकार है वो स्टेट मानी गई, ठीक है। बहुत ही बारीक चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर ध्यान जरा सा भी इधर उधर हुआ तो शायद है कि आपको समझ में ना आए क्या चीज़ें इसमें की गई हैं। लोग जनरली कहते हैं आर्टिकल 12 में सिर्फ डेफिनेशन दे दी गई है। किस चीज़ की डेफिनेशन है, क्या कहता है, उनको इससे मतलब नहीं होता, ना ही समझ में आती। और ज़्यादा जो पढ़ लियो बता दिया, हाँ स्टेट को बता दिया गया, स्टेट के बारे में क्या चीज़ें हैं ये उनसे मतलब नहीं होती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पढ़ना है इसे। गवर्नमेंट जो है वो कोई भी किसी भी तरीके की है, उसको इंक्लूड कर रहे हैं किस शब्द के अंतर्गत, राज्य शब्द के अंतर्गत। राज्य किसे माना जाएगा, एक तो कह दिए सरकार, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, संसद को, भारत की भारत की संसद को, ठीक है। थर्ड कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट एंड द लेगिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे आप लोकसभा और विधानसभा भी कहते हैं, ईच ऑफ द स्टेट इसलिए कहा गया कि दोनों की, ठीक है। लेगिस्लेचर जो विधायिका होगी, विधायिका होगी, ठीक है। राज्यसभा, विधानसभा भी, विधानसभा और विधायिका, संसद। अगर हम लोग इसमें बात करें तो जिसके पास पावर है वो कौन है, जो लॉ मेकिंग पावर रखते हैं, जो विधि बनाने की शक्ति रखते हैं, जो विधि बनाने की शक्ति रख रहे हैं, उनको हम राज्य मान रहे हैं। जनरली जो आप राज्य सुनते हैं वो एक, अगर इंडिया में बात करी जाए तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है और अलग अलग है। बट यहाँ पे राज्य किसे मानेंगे, अथॉरिटी किसे मानेंगे, ऐसा आदमी कौन है जो कानून बना सकता है, इस बारे में बात यहाँ की जा रही है। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ कहा गया ऑल लोकल अदर अथॉरिटीज, सारी समस्या अदर अथॉरिटीज में आई। लोकल अथॉरिटी भी हमें समझ में आ गई, जो हम लोग अपने ग्राम स्तर पे चुनाव करते हैं,
ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम सभा हो गई, ये सारी चीज़ें जहाँ इनके पास भी जो पावर दी गई है अपने ग्राम के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जो भी ये चीज़ें करना चाहते हैं कर लेते हैं। ये इनके तक तो पावर समझ में आ गई, लेजिस्लेचर भी लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, ईच ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट भी समझ में आ जाती है, राज्य में बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है, पार्लियामेंट में ही समझ में आ जाती है। अदर अथॉरिटी में ही सारा इशू आता है, अदर अथॉरिटीज में ही जितनी कॉन्फ्लिक्ट आई वो आती है कि अदर अथॉरिटीज कौन सी होंगी जिसको हम पावर दे रहे हैं कि वो कानून बना सके, ठीक है। अभी अदर अथॉरिटी को हम लोग आगे एक अलग से स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। आगे कहा गया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हम लोगों ने तोड़ तोड़ के पढ़ा है, जब बेयर एक्ट में आप देखेंगे तो एक लाइन सारी चीजें ऐसे लिख दी गई हैं। इसको हमने सिर्फ इसीलिए तोड़ा कि आपको आसानी हो सके याद करने में, ठीक है। जैसे आपने याद कर लिया गवर्नमेंट, उसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट है और ऑल लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, इतने की बात की गई 4 से 5 लोगों की, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहते हुए क्या कह दिए, अदर अथॉरिटी के लिए ही मेनली ये जोड़ना जरूरी हो गया था। अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिया, भारत सरकार के जो कंट्रोल में है उसी के बारे में ये बात करेगी और किसी चीज के बारे में नहीं, क्योंकि उसी को हम पावर दे सकते हैं विधि बनाने की, ठीक। आगे अगर हम लोग देखें जो डेफिनेशन दी गई है, द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इज अप्लीकेबल ओनली, किसके ऊपर केवल ये लागू हो रही है, तो ये पार्ट 3 जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, एंड किसके ऊपर, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको आप शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तक में सिर्फ बात की गई, इसी को आप कहेंगे, इसी के बारे में समझेंगे, ठीक। और फंडामेंटल राइट जितने भी बेहतरीन ढंग से, या फिर कहें जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा, तो इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल में 12 से लेकर के आपको 32 तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है, और देखेंगे 35 तक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की वजह से बात की जाए तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, डेफिनेशन बताता है, किस चीज की डेफिनेशन बताता है, तो स्टेट की डेफिनेशन बताता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आर्टिकल 12 जो है, जो स्टेट की डेफिनेशन बता रहा है, वो किस किस पर लागू होगा, तो बता दिया गया पार्ट 3 और पार्ट 4 में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग अदर अथॉरिटी की बात कर रहे थे, अदर अथॉरिटी ही मेन इशू में आई। इसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में इंटरप्रिटेट किया कि कौन स्टेट है, किसके पास पावर है। इसमें बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे केस लॉ आए, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ देखेंगे, बाकी जो बच जाएंगे उसको हम लोग बाद में भी कभी कवर कर सकते हैं, सिर्फ जिस वीडियो में केसेस के बारे में सिर्फ बात की जाएगी उसमें, ठीक है। अभी के लिए हम लोग अदर अथॉरिटी देखते हैं। अदर अथॉरिटी हिंदी में अगर कहें तो अन्य प्राधिकरण की बात की गई, ठीक है। आर्टिकल 12 कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट, कुछ केसेस यहाँ पे बताए गए, ठीक है। जो केस है, पहला केस लॉ, पहला वाला राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, 1967 का ये मामला है। इसकी वर्डिंग पे आप ध्यान दीजिएगा, कहा गया वेयर इट वॉज डिसाइडेड दैट other authorities is wide enough to include within it every authority created by a statute, जो अथॉरिटी स्टेट्यूट के द्वारा, किसी विधि के द्वारा क्रिएट की गई, बनाई गई है, उस अथॉरिटी को इसमें कहा गया हम इंक्लूड कर रहे हैं, किसमें, स्टेट में, ठीक है। आगे कहा गया ऑन विच पावर्स एंड कन्फर्ड टू कैरी आउट गवर्नमेंटल एंड क्वासी गवर्नमेंटल, ये दो शब्द यहाँ आ रहे हैं। गवर्नमेंटल तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है, क्वासी गवर्नमेंटल क्या होता है। गवर्नमेंटल का मतलब ये तो है प्रॉपर कंप्लीट, जो है जिसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ली है और जिसके पास पावर है कि वो उसके ऊपर कानून बना सकती है। लेकिन क्वासी गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। अर्ध न्यायिक किसको हिंदी में कहते हैं, अर्ध सहकारी कहेंगे, क्वासी जुडिशियल नहीं है, अर्ध सहकारी या फिर सरकारी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। जिसके पास इतनी मात्र शक्ति है कि जो पावर डेलीगेट की जाती है, जो पावर इनको डेलीगेट की जाती है, ठीक है, वही ये यूज कर सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं कर सकते हैं, जितनी भी बॉडीज हैं,
तो जितना कहा है कुछ कानून ये बना सकते हैं, यानी सारे बना लें, ठीक है। क्वाशी का मतलब है उसके आगे कहा गया फंक्शंस एंड फंक्शनिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत होने चाहिए, ठीक है। अंडर द कंट्रोल, आगे भी लिखा गया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होंगी, गवर्नमेंटल हो या फिर क्वासी गवर्नमेंटल हो। और ये बनाई कैसे जानी चाहिए, ये चीज याद रखना है, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जानी चाहिए, इसको विधि के द्वारा ही किसी बनाया गया हो, जो अथॉरिटी को, उसको हम अदर अथॉरिटी मान रहे हैं। ये किस केस में इंटरप्रिटेशन किया, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, ठीक है, 1967 का ये मामला है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो वहां पे आया कि द कोर्ट फर्दर लेट डाउन, किसी और भी मामले में कहा, गाइडलाइन दिया, किस चीज के लिए, एनी अदर अथॉरिटी के लिए, कि एनी अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी क्या है आर्टिकल 12 में। ये बड़ा फेमस केस है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करें या फिर हम कहें रट लें तो बुरा नहीं है। आरडी सेट्टी का वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, पूरा ये मामला था 1979 का। रमन्ना दयाराम जिसको कहते हैं, पूरा नाम है इनका, ये प्री में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, आरडी सेट्टी जो है कई इनका पूरा नाम ही पूछ लिया है कि रमन्ना दयाराम सेट्टी के नाम से ये केस आता है 1979 का। ईयर भी अगर आपको याद है कंफ्यूज नहीं होते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कहा स्टेट हम किसको किसको मान रहे हैं, इसको ये इन्होंने बताया। कहा कि इफ द एंटायर शेयर्स, जो उसके शेयर्स हैं, आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो उसके एंटायर शेयर हैं, जो अंश है, वो किसके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो उनको हम स्टेट मान रहे हैं कि वो जो कानून बनाएंगे वहां रहने वालों के लिए, वहां काम करने वालों के लिए, उसे हम स्टेट मानेंगे। दूसरे में इन्होंने गाइडलाइन दिया किस स्टेट हम अदर अथॉरिटी में किसको मानेंगे, इफ ऑलमोस्ट द एंटायर, ऑलमोस्ट की बात हो गई, लगभग जितने उसमें हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर इज डन बाय द गवर्नमेंट, जितने एक्सपेंडिचर उसमें कंप्लीट किए गए हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, और गवर्नमेंट किसे कहते हैं हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे, इफ देयर इज अ स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली इन द कॉरपोरेशन, स्टेट की मोनोपोली अगर है किसी कॉरपोरेशन पे, चला कोई भी रहा है, अगर मोनोपोली स्टेट की है, गवर्नमेंट की है, तो भी स्टेट उसको मानेंगे, उसके पास अथॉरिटी होगी लॉ मेकिंग की, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें, कहा गया वेन एवर देयर इज डीप एंड परवेसिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो वर्ड दो जोड़े गए, डीप एंड परवेसिव, इसका क्या मतलब होता है, कह रहे हैं कि भाई इतना दे दिए, मोनोपोली हो जानी चाहिए, जो या तो एक्सपेंडिचर उसके सारे कंप्लीट किए गए हों या फिर वो सारे शेयर उसके हों, तो समझ में आ रहा है। डीप और परवेशिव का क्या मतलब हुआ कि जिसको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, मतलब कई बार होता है जब आप देखेंगे कि लगता है सामने से कि पूरी की पूरी ये शेयर जो है किसी और का है, कोई चला कोई और रहा है, लेकिन जब आप जाके कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और सारी चीज देखेंगे तो वहां कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रूल कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। तो उसको कहा गया अगर इस टाइप का भी है तो उसको हम स्टेट के दायरे में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा, इफ द फंक्शंस बाय द कॉरपोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर कोई कॉरपोरेशन है, चलाया जा रहा है, और वो कैसे, किसके हित के लिए चलाया जा रहा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसमें, अगर जुड़ी हुई है, लोगों की जो इंपॉर्टेंस है, लोगों का कल्याण है, महत्वपूर्ण है उसके लिए, पब्लिक, जन लोक कल्याण, ठीक, तो अगर वहां पे बात की गई तो वहां भी उसको स्टेट मान लिया जाएगा, ठीक। लास्टली इन्होंने कहा कि इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन, इफ a department of the government is transferred to a corporation, गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया कॉरपोरेशन को, तो भी उसको हम स्टेट मानेंगे। ये आरडी सेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेट करते हुए ये गाइडलाइंस दी, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कुछ और इंटरप्रिटेशन आए सामने हम लोग के निकल के, ठीक है, जिसमें मीनिंग बताएगी स्टेट की, और कहा गया कि जो एक्सटेंड है, डायमेंशन है फंडामेंटल राइट का, कुछ केस, एक इंपॉर्टेंट केस ये भी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई, ये भी है। मद्रास हाई कोर्ट ने वहां पे इजस्टम जनरस लाइक नेचर
का सिद्धांत दिया। ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विजडम जनरस का जो एवोल्यूशन है कह सकते हैं या फिर प्रिंसिपल जो है ये किस केस में आया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसकी मीनिंग समझाई, कहा कि इट मीन्स दैट दोज अथॉरिटीज आर कवर्ड अंडर द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज विच परफॉर्म। वो सभी अथॉरिटी कैसे समझी, अदर अथॉरिटी में समझी जाएंगी जब वो गवर्नमेंटल हो या फिर सॉवरेन फंक्शन कर रही हो। ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंटल हो या फिर सॉवरेन फंक्शन कर रही हो, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो अदर अथॉरिटी में आ रही हैं, और जो अदर अथॉरिटी में आ रही हैं उसे ही क्या करेंगे हम लोग स्टेट की डेफिनेशन में रखेंगे। क्लियर? आगे हम लोग देखें कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे केसेस हैं बेसिकली कहें सुखदेव वर्सेस भगत राम की, इसको भी आप याद रखें। LIC का आया हुआ था एक मैटर, और ONGC का मामला है, ONGC का मामला था, IFC का मामला था, इसे हम लोग स्टेट माने। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा जाता है LIC स्टेट है या फिर नहीं, ONGC है कि नहीं, IFSC जो है ये स्टेट है कि नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपको वहाँ पे मान ले रहे हैं हाँ ये सारी चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट कर दिया था, हाँ ये लोग स्टेट हैं, क्योंकि इनके पास पावर है, ये लोग स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, इनके पास पावर है वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बना सकें। ठीक है, और ये कहा गया कि हेल्ड टू बी स्टेट एज दे परफॉर्म वेरी सिमिलर फंक्शन विच सीम टू बी गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन। इस केस में ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में कि ये जो है LIC का मामला, ONGC का मामला, IFSC का मामला, ये यही बात सुखदेव सिंह में भी कही गई, सुखदेव वर्सेस भगत राम के मामले में, कि ये स्टेट माने जाएंगे। कौन? LIC, ONGC, IFSC, ये सारे लोग। क्लियर? आगे जब बात बढ़ाई गई तो यहाँ पूछा गया अनदर सेट ऑफ डिस्कशन हैव बीन अराउंड द फैक्ट ऑफ द जुडिशरी बिकमिंग पार्ट ऑफ स्टेट। एक ये कह सकते मेंस का भी क्वेश्चन बनता है और प्री में तो पूछा ही जाता है, इज जुडिशरी स्टेट और नॉट, स्टेट और नॉट। सॉरी राइटिंग बहुत गंदी है। क्या जुडिशरी जो है ये स्टेट है, इसके पास लॉ मेकिंग की पावर है कि नहीं है? इस पे कई केसेस में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करने का राइट भी यहाँ पे किसके पास था? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास था। तो वो जितने भी इंटरप्रिटेट किए, कई में अपने फेवर में किए कि हाँ हमारे पास अथॉरिटी है, कई में उन्होंने कहा कि नहीं ये काम जो है लेजिस्लेचर को ही दे देना चाहिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, हम इस पर रूल रेगुलेशन नहीं बनाते हैं कि जुडिशरी कैसे रन करे क्या करे। ठीक, तो उसमें आगे आया काफ़ी दिलचस्प चीज़ें रही। कहा गया कि HM ये शिरावी और VN शुक्ला कंसीडर जुडिशरी टू बी स्टेट। ये थे HM शिरवई और VN शुक्ला साहब। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये स्टेट माना जा सकता है क्योंकि इसके पास पावर है, इवन ये लॉ को ही चेंज कर देते हैं, जो लॉ विधायिका बनाती है उसे ही चेंज करने के लिए पावर है। लेकिन फिर आगे बहस छिड़ी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 145 इन्होंने रेफरेंस दिया कि इसके पास ये पावर है, 146 में पावर है, इस वजह से ये स्टेट मानी जा सकती है। ठीक है, और आगे कहा गया इट वॉज हेल्ड, आगे प्रतिपादित किया गया दैट द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। कहा गया कि इनके पास पावर है किस चीज की? रूल मेकिंग की। किसके लिए? रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या होगी, इसलिए ये स्टेट मान रहे हैं इसको। ठीक है, और आगे कहे एंड इज आल्सो एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ इट्स स्टाफ। ये इसके पास ये भी पावर है कि अपनी स्टाफ को अपॉइंटमेंट कैसे करेगा, इसके लिए भी इसको पावर दी गई है, इसलिए भी ये स्टेट है। इनका इंटरप्रिटेशन समझिए। आगे इन्होंने कहा एंड सर्वेंट्स एंड डिसाइड इट्स सर्विस कंडीशन। सर्विस की कंडीशन क्या होगी, ये भी हमारे पास पावर है कि हम बना सकते हैं, तो इसलिए हमें स्टेट माना जाना चाहिए। जुडिशरी ने ये इंटरप्रिटेशन किया, ये निर्वचन किया। ठीक है,
एक केस आया इन प्रेमगर वर्सेस एक्साइज कमिश्नर एचपी का मामला। इसमें कहा गया द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन रूल मेकिंग पावर ऑफ द जुडिशरी इज कंसर्न इट इज स्टेट। अगर ये कंसर्न है कि जुडिशरी के पास ये पावर है वो रूल मेकिंग कर सकती है तो उसे स्टेट माना जाना चाहिए इन प्रेमगर वर्सेस एक्साइज कमिश्नर के मामले में। आगे बढ़े, बहुत ही सारे लीडिंग केसेस हैं, आपको ये अगर पढ़ना है तो ये पूरा आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और फिर आगे कहा गया कॉन्ट्रेरी ओपिनियन भी आए तमाम, ठीक है। उसमें ये था इन रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला आया। इट वॉज हेल्ड, ये प्रतिपादित किया गया द जुडिशरी इज नॉट स्टेट, न्यायपालिका राज्य नहीं है। किसमें कहा गया? रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये प्री का क्वेश्चन कई बार बना हुआ है जिसमें कहा गया है कि रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे किस मामले में ये कहा गया है कि स्टेट नहीं है जुडिशरी, रतिलाल का मामला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आया ए आर अंतुले। ये कम से कम 50 बार अभी तक के प्री के क्वेश्चन में आ चुका है। ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक का मामला और एन एस मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। इसमें क्या इन्होंने कहा? इट हैज बीन ऑब्जर्व, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी व्हेन रूल मेकिंग पावर ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न इट इज स्टेट। इन्होंने क्या कहा कि स्टेट है, मान लिया गया। बट व्हेन, इन्होंने आगे इंटरप्रिटेशन किया, बट व्हेन एक्सरसाइज जुडिशियल पावर इज कंसर्न इट इज नॉट स्टेट। व्हेन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर इज नॉट कंसर्न इट इज स्टेट। जब ये जुडिशियल पावर अपनी यूज कर रहे होते हैं तो ये नहीं है कि ये स्टेट है, लेकिन जब वो अपनी रूल मेकिंग पावर यूज कर रहे हैं, विधि बनाने की पावर यूज कर रहे हैं, तब वो स्टेट है। ये इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया। तो जहां तक एक हद तक देखा जाए, अगर आप अपनी ओपिनियन देंगे तो इस जुडिशरी को स्टेट नहीं माना जाना चाहिए। जुडिशरी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि ये स्टेट को गवर्न करे, ठीक है, स्टेट की तरह पावर बना सके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी पावर ऑलरेडी है कि अगर लॉ कोई बना है और लग रहा है, ठीक है, लॉ कोई बना है और लग रहा है कि वो फंडामेंटल राइट से वॉयलेट कर रहा है, तो उसको इनके पास इतना तक पावर दिया गया, उसको नल एंड वॉइड कर दें, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड करते हैं। इतनी पावर इनके पास है। तो ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि अगर ये इनके पास कंप्लीट पावर आ जाती है कि ये और भी कानून बना सके, तो कहीं ना कहीं से ये अहित होगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कॉलेजियम की भी पावर है कि जजेस कौन से होंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर इंटरप्रिटेशन करें, अगर आप अपने कंक्लूजन पे पहुंचे, तो ये आंसर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हमने कंक्लूड किया है, thus the word state under Article 12 jurisprudence have evolved in India through various interpretations and discussion in the high courts and the Supreme Court। अलग अलग लोगों ने मत दिया, जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों ने फेवर में दिया और कुछ लोगों ने कॉन्ट्रेरी अपना इंटरप्रिटेशन दिया। It has been given a wider meaning which ensures that part 3rd of the Constitution can be applied a larger extent की बात कर दी गई। ओके, तो आपको ये समझ के चलना होगा, अपना भी एक व्यू बनाना होगा। जब भी आप केसेस देखेंगे तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब किसी केस का को डिसाइड किया जाता है तो ये मैटर करता है कौन से जज साहब बैठ के डिसीजन दे रहे थे, उनका जो सोचने का, निर्वचन करने का, इंटरप्रिटेशन करने का जो तरीका था वो कैसा था। कुछ जजेस होते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, कुछ जजेस ऐसे होते हैं उनके लिए वो बहुत नॉर्मल से होते हैं। ये मैटर करता है कि वो जज कैसा है, ये मैटर करता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन की पावर कितनी है, रीच कितनी है, उसकी समझने की कैपेसिटी कितनी है। जो भी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं वो आगे जज बनने के बाद ये निर्भर करता है कि आप सोचते कितना है। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 21 जब हम लोग पढ़ेंगे, जब उसमें हम लोग लाइफ, लिबर्टी की बात करते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करते हैं, तो उसमें जिन जजों ने, ऑनरेबल जस्टिस पी.एन. भगवती साहब, ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण अय्यर साहब, इन्होंने इतना अच्छे से इंटरप्रिटेट किया। अदरवाइज शायद है कि कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे भी थे जो जिसमें ये कह दिए गए कि सांस लेना ही जीवन है,
लेकिन उन्होंने बताया कि जीवन जो है वो डिग्निटी फुल लाइफ होती है। जीवन जीने का अधिकार ऐसे नहीं होता है कि आप केवल मात्र सांस ले रहे हैं। गरिमापूर्ण जीवन की बात वहाँ की गई। तो रीच थी, सोचने की क्षमता थी, बताने की क्षमता थी कि हाँ डिग्निटी फुल लाइफ में क्या क्या आ सकती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी और वो पढ़ने में भी और ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।